उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी देश है, जब वहाँ पर जाति और धर्म के नाम के दंगे होते हैं ना, तो जाति और धर्म के नाम के दंगे किसी भी देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ठप कर देते हैं। किसी भी देश को खत्म कर देते हैं। यही काम हुआ श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में आज से कुछ समय पहले तमिल और सिंगली के नाम का आपसी मतभेद था। वहां पर मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को लगातार टारगेट किया जा रहा था, एक समुदाय को खुश करने के लिए। लेकिन आज श्रीलंका के अंदर की हालत ऐसी हो गई कि श्रीलंका के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति घोषित हो गई है। आपातकाल लागू करना पड़ गया है। वहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री लापता हैं और मौजूदा सत्ता पक्ष के लोगों को लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि श्रीलंका में आज से कुछ टाइम पहले जो चीजें हिंदुस्तान में अब हो रही हैं, वो श्रीलंका में कुछ टाइम पहले, सुन लीजिए, आज से कुछ टाइम पहले श्रीलंका में हुआ करती थी। श्रीलंका में हिजाब का भी मामला हुआ करता था। श्रीलंका में जातीय मतभेद भी हुआ करता था, भाषाई मतभेद भी हुआ करता था। और वही काम यहाँ पर हिंदुस्तान में भी हो रहा है। यहाँ पर भी हिजाब का मुद्दा उठा, वही मुद्दा, सेम मुद्दा श्रीलंका में भी उठा। यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो है ईसाई की जो है, जीसस की जो है, वो मूर्ति को भी तोड़ा गया था इस देश के अंदर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उस देश की आर्थिक स्थिति को छिपाने के लिए, रियल फैक्ट्स को छिपाने के लिए उस देश की सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे कराती है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस देश में। कहना क्या चाहते हैं, जो श्रीलंका की स्थिति है वो भारत में वैसे हो, बिल्कुल हो सकता है, निश्चित तौर पे हो सकता है, हो कह सकता है। हम उसके बिल्कुल करीब हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कभी भी भारत देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। कोई भी भारत देश का नागरिक नहीं चाहता। हम सरकार से ये कहते हैं कि आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर विचार करिए। जब सरकार से हम कहें कि हमें डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार कहती है कि ये देखो मस्जिद से अजान चल रही है। हम कहें कि हमें एजुकेशन चाहिए तो सरकार कहती है ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दे रहे हैं। हम कहें कि हमारे को बेहतर जो है वो आपको, हमें हेल्थ चाहिए तो सरकार कहती है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर मुसलमान जो है दंगा कर रहे हैं। आप इस देश में हिंदू मुसलमान से ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे? इससे ऊपर भी उठकर आप कब बात करेंगे? और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। अच्छा, मोहित जी, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि वो भी जरूरी है, आर्थिक स्थिति भी जरूरी है और ये मंदिर मस्जिद भी जरूरी है। अरे आर्थिक स्थिति सर्वोपरि है। आप एक बात मुझे बताइए, जब ये देश रहेगा तभी तो आप इसमें हिंदू और मुसलमान करेंगे। आज श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आपातकाल लग गया, लोगों के कनस्तर का आटा खाली हो गया। ये वही लोग हैं जो आज से कुछ टाइम पहले लड़ा करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं कि हम लोग आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि आज लोगों के कनस्तर का आटा खाली हो गया। और जब इस देश के अंदर लोग भूखे मरते हैं ना, और जब बगावत के सुर पकड़ते हैं, तो जब जनता बगावत करने के लिए सड़क पे उतरती है, तो उसके आगे ना तो जनता को प्रधानमंत्री दिखते हैं, ना गृह मंत्री दिखते हैं। फिर जनता को सिर्फ एक ही चीज दिखती है और वो होती है रोटी। जनता की भूख के आगे सरकारें, सारे मंदिर, सारी मस्जिदें फीकी पड़ जाती हैं, सारे हिंदू मुसलमान फीके पड़ जाते हैं जब जनता भूखी होती है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी भी तो गायब हैं, इस समय नजर नहीं आ रहे। तो हमारे वाले का तो पहली स्टेटमेंट है, हमारे वाले तो पहले ही कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूँ और झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो यही स्थिति आप हिंदुस्तान में मत लाइए। श्रीलंका और भारत में डिफरेंट, बहुत फर्क है ना। हाँ, इतना सा डिफरेंस है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। बाकी हैं तो भारत के दोनों पड़ोसी देश। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? श्रीलंका में बहुत जी, भारत के प्रधानमंत्री बड़े स्ट्रॉन्ग है। अरे स्ट्रॉन्ग कैसे? अरे अगर स्ट्रॉन्ग है तो भारत देश का रुपया कैसे गिर रहा है, इस बात का जवाब दे दीजिए। आज भारत देश का रुपया डॉलर के मुताबिक दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और रुपया गिरने का मतलब क्या है? यानी भारतीय रुपये की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। और जब रुपए की वैल्यू कम होती है तब देश में आर्थिक महामारी होती है, देश के अंदर महंगाई बढ़ती है। और यही हो रहा है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हें चाहिए आज़ादी। उन्हें आज़ादी चाहिए इस रेलवे को बेचने के लिए, उन्हें आज़ादी चाहिए देश को बेचने के लिए, उन्हें आज़ादी चाहिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए। न जाने वो कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं। और कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि आज़ादी भीख में मिली है, तो उनको भीख ही देते रहिए। श्रीलंका में नहीं देखा आपने कि घर जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, आवास जलाए जा रहे हैं। जी, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये वही नेता हैं जिन्हों का घमंड 7वें आसमान पे था। आज से कुछ टाइम पर पहले ये कह रहे थे कि हमें कोई भी कई सालों तक श्रीलंका से नहीं हटा सकता है। लेकिन आज जब देश में आर्थिक संकट आया,
जब देश में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तब आपने देखा कि लोग खुद उन्हें मार मार के भगा रहे हैं, उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को पीट रहे हैं। ये बात सुन लीजिए, ये बात हम उनको सलाह दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद त्याग दीजिए। हिंदू और मुसलमान को भाई हैं, भाई थे और भाई ही रहेंगे, ठीक है ना। तुलना भारत से ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ना करें? अलग अलग है, बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? 4 डिफरेंस बताइए, 4 डिफरेंस बता दीजिए। श्रीलंका की जनसंख्या कम है, यहाँ की ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो नेता है वो स्ट्रांग है। अच्छा, तो श्रीलंका की जनसंख्या ज्यादा है कम है, इससे क्या फर्क है? यहाँ के नेता स्ट्रांग है। नेता स्ट्रांग है, कैसे स्ट्रांग है? प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, दूसरे देशों में उधार मांग रहे हैं। जेपी नड्डा जैसे नेता है दिग्गज। अरे तो सुन तो लीजिए, देख रहे हैं आपको कितने इंटेलिजेंट और कितने ताकतवर नेता है। ये राष्ट्रीय जोकर है भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनको तो इंटरनेशनल जोकर साबित कर देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पढ़े लिखे हैं नहीं, इनके पास एक ही मुद्दा है, रात को सपने में सोते हुए भी ये लोग यही तराशते हैं कि कल कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर तराशें। जब तक आप मंदिर और मस्जिद को किनारे रख एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। सरकार जो है, सुन लीजिए, सरकार जो है वो भरोसा करती है, तो इस पॉलिसी में अगर आप सरकार से कहेंगे ना कि स्कूल बना दीजिए, तो सरकार स्कूल कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको पता है कि स्कूल से पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ मॉल बनना चाहिए, तो स्कूल की जमीन पे मॉल बना देगी, पता है, क्योंकि मॉल से पैसा आएगा। मुझे आपसे पूछना चाहूँ, आपको मंदिर या मस्जिद से कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको देश के संविधान से कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताइए। हमें नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए, पहले आपको मंदिर या मस्जिद चाहिए या फिर पहले ये देश चाहिए? इस बात का जवाब दे दीजिए। देश सर्वोपरि है या आपके लिए धर्म सर्वोपरि है, ये बता दीजिए। दोनों चाहिए ना, दोनों। पहले मुझे आप ये बताइए, पहले आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्र पहले है या धर्म पहले है? दोनों ही चाहिए। दोनों में से एक चीज बताइए जो पहले है। राष्ट्र पहले। राष्ट्र पहले है ना, तो जब इस देश में हिंदू मुसलमान चाहिए तो दोनों ना। सुन लीजिए, तो चाहिए तो दोनों, तो मुसलमान को भी चाहिए, हिंदू मुस्लिम दोनों को चाहिए। दोनों को अपने धर्म की मानने की आजादी चाहिए। ये नहीं कि आप एक जाति को टारगेट करें, एक धर्म को टारगेट करें। आज इस देश के मुसलमान को आप क्या दिखाना चाहते हैं? टारगेट किया जा रहा है? अरे आप हर जगह उनको टारगेट करते हैं, हर जगह आप करते हैं। आप कुतुब मीनार तराश रहे हैं, आप ताजमहल तराश रहे हैं, आप जहांगीरपुरी के अंदर होते हैं। कोई दिक्कत है आपको? अभी बिहार के एक नेता ने क्या स्टेटमेंट दिया है, आप ये बताइए। क्या दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है, भारत में जो है वो अजान नहीं पढ़ी जाएगी, अजान जिसको पढ़नी है वो पाकिस्तान चला जाए। अच्छा। आप बताइए आप मुझे, ये भारतीय जनता है? हिंदू राष्ट्र तो बनाना है। अरे सुन लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लोकतांत्रिक देश है। विश्व का हिंदू राष्ट्र नेपाल भी है, लेकिन सबसे गरीब देश है। देख रहे हैं ना आर्थिक स्थिति कितनी डैमेज हुई पड़ी है। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र, क्या डेफिनेशन देते हैं आप हिंदू राष्ट्र की? जिसमें सुन लीजिए क्या डेफिनेशन है आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र की? ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की कि हिंदू राष्ट्र में बेटियों के साथ बलात्कार हो और वो बलात्कार करने वाले बीजेपी के एमएलए हो। आपकी नजर में ये परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की कि सरेआम एक परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए, सरेआम ब्राह्मणों को मारा जाए, सरेआम दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाए, सरेआम सिख भाइयों के ऊपर। सुन लीजिए, सरेआम सुन लीजिए, अब आप ब्राह्मणों पे भी टारगेट सुन लीजिए। आपने कहा ना हिंदू राष्ट्र, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि सरेआम सिख भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। आप एक बात बताइए, किसानों को यहाँ पर, सिख भाइयों को यहाँ पर बैठना पड़ा, और आज आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। क्या परिभाषा है आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र की? आपकी नजर में क्या है? मैं आपको बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत देश। भारत देश लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक देश, संविधान से चलने वाला देश, अजान और आरती वाला देश, मंदिर की घंटी वाला देश और मस्जिद की अजान वाला देश। ये है परिभाषा हिंदुस्तान की, वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव वाला देश। मोहित जी, जेपी नड्डा जी ने कहा कि हमसे बीजेपी से लड़ने के लिए कोई और पार्टी है तो कम से कम 50 साल लगेंगे। हाँ, क्योंकि आपने तो देश को बेच दिया है, और 50 साल कहाँ से लगेंगे? 50 साल तक आप हिंदुस्तान को छोड़ेंगे भी? ये बताइए ना, 50 साल तक अगर हिंदुस्तान बचेगा तभी तो कोई दूसरी पार्टी आएगी। आपने बीते 8 सालों में ही आधा हिंदुस्तान बेच दिया, जैसे आपके बाप को कोई दहेज में देकर भूल गया हो, तो बचे बाकी सालों में तो आप पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। और देश के पत्रकारों को जब समझ में आएगा, जब उनकी किडनियां तक बिक जाएंगी जनता की। राष्ट्रहित में कर रहे हो सारा काम। अरे तो राष्ट्रहित में पत्रकारों के कपड़े भी तो उतरवाए गए थे, वो भी राष्ट्रहित में थे क्या? बता दीजिए पत्रकार। अभी जो आप मोहित जी, अभी जो श्रीलंका की बात कर रहे थे, बीजेपी यही कह रही कि श्रीलंका की हालत ना हो, इसलिए पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ रहा है। अरे पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाने से, आप एक बात बताइए, आज देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं है,
वो भूख से मर रही है। आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सिर्फ जो गाड़ियां चलाते हैं वही लोग करते हैं, और जिन पे गाड़ियां हैं वो पेट्रोल और डीजल डलवा सकते हैं। लोगों की नजर में यही राय है। लेकिन मैं आपको सुन लीजिए बाबा रामदेव, सुन लीजिए, बिजनेसमैन रामदेव को अपने घर में रखिएगा, उसको जाके सुनिएगा। उसके योगासन से, प्राणायाम से ये देश नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। वो कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है ना, कोई इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ नहीं है। वो जो चार वो आसन बैठ के यूं करके क्या सूंघ रही है, आप उसको लेकर 24 घंटे बैठ जाती हैं। जहां पेट्रोल डीजल की बात हो वहां बिजनेसमैन रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव। कौन है ये रामदेव? कौन है रामदेव? आय दुगनी हुई है लोगों हाँ, की। अरे आय आपकी दुगनी हुई है क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। आय पत्रकारों की दुगनी हुई है क्योंकि आप दलाली करते हैं। अच्छा। ठीक है ना, जनता की आय दुगनी नहीं हुई है। मुद्दों पे तो आप दलाल। एक कंपनी का नाम बताइए जिसमें तनख्वाह बढ़ी हो, बताइए ना नाम। बोल रहे ना अब पतंजलि में देखिए ना कितने तो रोजगार दिए। अरे पतंजलि में सुन लीजिए, पतंजलि में मुझे पता है कितना रोजगार मिला है। तो डॉक्टर को आपको शर्म आनी चाहिए। ये पत्रकार इस स्तर के पत्रकार हैं कि एक वो बिजनेसमैन रामदेव इस देश के अंदर डॉक्टरों का अपमान करता है और ये उसी को समर्पण करते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं। क्योंकि वो इन जैसे, सुन लीजिए, वो इन जैसे चैनलों को, सुन लीजिए, इन जैसे चैनलों को और नेशनल चैनल के पत्रकारों को और नेशनल टीवियों को एडवर्टाइजमेंट देता है ना, इसीलिए आप उसकी दलालगिरी करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल पे देखा है? अरे तो आपको क्या पता, जाके पतंजलि से आपको कोई प्रमोशन मिलता हो? अच्छा, तभी तो आप रामदेव की बात कर रहे हैं। तो रामदेव ने जो डॉक्टर का अपमान किया, क्या वो सही था? सवाल पूछो मुद्दों पे तो आप बात करें। हालत है भयावह है कि जी, भारत में पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो हिंदू मुसलमान पर चुप और मौन रहते हैं, देश में आंतरिक गृह कलेश जैसी स्थिति बन चुकी है, आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही काम है और वो ये है कि नए नए विमान लेकर देश से लापता हो जाना, विमानों में दिन प्रतिदिन की यात्रा करना, यही इनका काम है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना। अभी वियतनाम गए तो वियतनाम एक डेवलपमेंट देश है, ठीक है ना, विकसित देश है। मैं आपको बता दूं कि वियतनाम है या फिर क्या है वो मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूं और प्रमाण सहित दिखा देता हूं। जी, डेनमार्क, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूं कि एक देश है। मैं आपको फिर भी एक बार पुख्ता कर लूँ। डेनमार्क मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा ना। देखिए, प्रमाण आपको ढूंढने पड़ना है। ये देखिए, ये ANI की रिपोर्ट भी है, बल्कि ANI ने भी इसको छापा था। ही देख लीजिए आप। एक देश है डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क के, जो आप देख लीजिए, डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करी और एक ही दिन में। तो उन्होंने एक ही जैसे कपड़े पहने रखे, जबकि ये एक विकसित देश है, विकासशील देश की श्रेणी में नहीं आता। विकसित देश है, डेवलपमेंट देश है, ठीक है, डेवलपमेंट देश है, ठीक है। अब सुन लीजिए, और हमारे वाला दिन में 4 बार, अरे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक वो थे, सुन लीजिए, अरे रुतबा बनता है मोदी। सुन लीजिए, एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की धोती फटी हुई थी। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? फटी हुई धोती पहने? अरे सुन तो लीजिए, जब प्रधानमंत्री, अरे वो जब पहन सकते हैं, अच्छा, जब देश की जनता के पास भी अच्छा खाने पीने को हो। आज जनता भूखी मर रही है और आप बढ़िया कपड़े पहने, 2-2 टाइम के आप कपड़े चेंज करें। सुन लीजिए इस बात को, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सुन लीजिए, फटी धोती पहनकर देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश के लिए संघर्ष किया। और एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद वस्त्रों को त्याग कर देश को वस्त्र पहनाए, और एक नरेंद्र मोदी हैं जो देश को नंगा कर खुद लाखों करोड़ों रुपए के सूट पहन रहे हैं। बोल रहे कि बहुत भूखे हैं देश के लोग जी, गरीबी में कहाँ कोई उतर नहीं रहा सड़कों पे। अरे आप एक बात मुझे बताइए, सड़कों पे उतरेगा कहाँ से आदमी? सड़कों पर उतरेगा कहाँ से? जो सड़कों पे उतरे तो उसको उठा के सरकार जेल में डाल दे। सरकार प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दे रही है। और ये जो तमाम जगह हैं, यहाँ पर आप परमिशन की याचिका लगाते रहिए, उसके बाद में आपको पुलिस स्टेशन से परमिशन लेटर नहीं मिलता है। तो सरकार, मुझे तो लगता नहीं कि हम लोकतंत्र में भी रह रहे हैं। और ये बात रही बोलने की, तो हम लोग बोलते हैं तो हमारे ऊपर आए दिन मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सरकार कहीं हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं दे रही है। सरकार, मीडिया बिक चुका है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं तो उठाएं कैसे। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम है, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते हैं, और कुछ लोग हमारे पे सवाल खड़े करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे आपको प्रमाण देंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं है? हम उन हिंदू में से हैं जो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हम नफरत की बात नहीं, हम प्यार की बात करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म बहुत शांति प्रिय धर्म है जो प्यार की बात सिखाता है, नफरत की नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।